खास कार्यक्रम आपका जन सदन में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्तराखंड में भू कानून की। दरअसल उत्तराखंड में भू कानून की मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ना शुरू कर दिया और यही वजह है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त भू कानून को लेकर कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य में सशक्त भू कानून की मांग लंबे समय से उठ रही है। ऐसे में सरकार की जो जिम्मेदारी है, उन्होंने मुख्य सेवक की जिम्मेदारी ग्रहण करने के बाद इस दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प ले लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि भू समिति के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उन पर सरकार कार्य करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार का अधिकार है कि राज्य की जल, जंगल, जमीन बची रहे और इस दिशा में जिस सख्त कानून की जरूरत पड़ेगी उसे अपनाने से सरकार जरा भी हिचकाएगी नहीं। ये सरकार की तरफ से ये कहना है। और क्या कुछ कहना है, पहले हम आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे और कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले सुनिए सीएम का क्या कुछ कहना है भू कानून को लेकर। लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर ये थोड़ा सा आराम से एक सख्त भू कानून की आवश्यकता और जरूरत लगातार इस पर चर्चा होती रही है। और पिछले साल मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में जब ये दायित्व मुझे मिला, जिम्मेदारी मिली, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग, अनेकों संगठनों के लोग जो उत्तराखंड के बारे में चिंता करते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक भू कानून होना चाहिए। उसको लेकर हमने कमेटी बनाई थी और कमेटी ने कल ही अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं। और हमारा मानना है कि उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून होना चाहिए जिससे कि जो हमारी यहाँ पर ज़मीनों का दुरुपयोग हुआ है, मिसयूज हुआ है, वो मिसयूज ना हो। किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड की जो हमारी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना और किस तरह से उनका बयान निकल कर आया भू कानून को लेकर। साफ तौर पर यह कहना है कि कानून बनाया जाएगा और ज़मीनों को लेकर जिस तरह की खरीद फरोख्त की जाती थी, अवैध कब्जे हैं, तमाम सारी बातें और सख्त कानून बनाने की बात वो कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कई मेहमान हमारे साथ हैं, मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। शिषपाल विष्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, सर आपका भी बहुत स्वागत। मुकेश पांडे जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल सत्यवीर जी आपसे ही शुरुआत करूंगा। आवाज पहुंच रही है सर? आवाज आ रही है जी। सत्यवीर जी, उत्तराखंड में जो भू कानून है, ये जो मुद्दा है कोई नया मुद्दा नहीं है। यदि देखा जाए तो जब से उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी तभी से ये मुद्दा सुर्खियों में रहा है और इसको लेकर जो है अब सरकार जो है सख्त दिखाई दे रही है। हमने देखा कि पहले 2021 में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समिति गठित की थी और समिति गठन करने के बाद ये कहा गया था कि समिति की तरफ से जो भी मतलब दस्तावेज तैयार किए जाएंगे और उसके बाद इस कानून को लाया जाएगा। तो क्या कुछ तैयारियां समिति की तरफ से आप देखी जा रही है, सरकार को देखने को मिल रही है जो सरकार अब इस कानून में बदलाव करने जा रहे हैं? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के बदलाव होंगे भू कानून को लेकर। आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। माफ कीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे जनरल खडूरी जी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया था और उससे कई स्तर पर लगाम लगाने का एक भगीरथ जो उन्होंने कार्य किया था, उससे बहुत ही उत्तराखंड को उससे बहुत राहत मिली। सत्यवीर जी थोड़ा सा अपने माइक को आप थोड़े करीब लेकर आइए, माइक को थोड़ा सा करीब लाइए जी। मैं कहना चाहूंगा कि खंडूरी जब हमारे मुख्यमंत्री थे जनरल साहब, उस समय भी उन्होंने बहुत ही अच्छा एक प्रयास किया था और उससे उत्तराखंड को बहुत राहत मिली थी कि जब बाहर के जितने भी लोग आ रहे थे और यहाँ के उत्तराखंड की जमीनों का जिस प्रकार से दोहन और हनन किया जा रहा था, तो उस समय उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया था। और आज जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब इसका कुछ संज्ञान लेते हुए कि उत्तराखंड की आवश्यकता है, जिस प्रकार से बाहर के लोग आकर और तमाम व्यापारी जो लोग हैं वो यहाँ पर आके कि इस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि NH4 जब NH4 बन रहा था, किस प्रकार से जो फार्मर्स लैंड था उसको किस प्रकार से कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट किया और उसके कितना
जो सरकारी खजाना था उसको कितना नुकसान हुआ। और जब हमारी सरकार उस समय त्रिवेंद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस समय कड़ा रुख अपनाते हुए आपने देखा होगा किसानों ने कम से कम 20 करोड़ का भुगतान सरकारी खजाने में किया। तो हम पहले भी उसके लिए चिंतित थे और आज भी चिंतित है। और जो कमेटी आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने बनाई थी, उसकी रिपोर्ट जो उस कमेटी के सदस्य थे उन्होंने वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को कानून सौंपी है उसके बाद अब जो नया कानून लाने वाले हैं उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा? किस तरह के बदलाव सत्यवीर जी देखने को मिलेंगे? क्या जो निवेशक है वहां पर पहुंचते हैं, जमीन का दुरुपयोग करने के आरोप कई बार लगते हैं, अवैध अतिक्रमण होता है, अवैध कब्जा होता है, तो इसको लेकर कितनी सख्ती देखने को मिलेगी? मैं ये कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी प्रत्येक विषय पे गंभीर है, मगर इस विषय तो वो सबसे ज्यादा गंभीर है कि यहाँ की जमीनों का कोई जिसको अगर मान लो कि इंडस्ट्रियल अगर किसी को लैंड लेना है उसकी अलग से एक प्रावधान बनाने को मुख्यमंत्री जी ने जब ये रिपोर्ट सबमिट हुई उन्होंने कहा कि इसको हम कैबिनेट में लाएंगे और कैबिनेट में प्रत्येक सुझाव पर चर्चा होगी और किस प्रकार से उत्तराखंड के हित में हो सकता है उसके बारे में एक गंभीर ड्राफ्ट लाया जाएगा और उत्तराखंड के लिए कानून बनाया जाएगा। ठीक है सर, कि ये विषय ठीक है, लगातार बना रहा है आप कानून बनाएंगे, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे सत्यवीर जी, जो 80 पेज की जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उस समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि क्या स्वरूप होने वाला है इस कानून का? मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा वो गुप्त रिपोर्ट है, वो किसी को अभी बाहर तक नहीं आई है, मगर उसका मोटा मोटा सार मैं इतना बताना चाहूंगा कि जैसे उसको डिवाइड किया है कि भाई कमर्शियल लैंड के लिए कितना दे सकते हैं, इंडस्ट्रियल लैंड के लिए कितना दे सकते हैं, किसी को अस्पताल बनाना है, किसी को दूसरी जो एक्टिविटीज है जिसके लिए लैंड की बहुत आवश्यकता है उसके लिए तमाम उसमें प्रावधान किए गए। इसीलिए वो 80 पेज की रिपोर्ट बनी है। कमेटी ने बहुत मेहनत करके इस रिपोर्ट को बनाया है। वो निरंतर सभी जितने भी एस्पेक्ट हो सकते थे उन सभी को उन्होंने टच किया है और उसके बाद ये रिपोर्ट उन्होंने मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और आने वाले समय में ये दूसरे जो पर्वतीय प्रदेश है उनके लिए एक नजीर का काम करेगी कि उत्तराखंड जैसे राज्य ने इस प्रकार के कानून लाए हैं और किस प्रकार से यहाँ की जमीनों का दोहन होने से बचाया है और जिस प्रकार की लोगों की यहाँ की, जैसे आप देखते होंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में लगभग यहाँ के पहाड़ों में लोग अपना व्यवसाय या दूसरे तरीके की जमीनें ले लेते हैं मगर वो करते उसका कुछ वो यूज है। उन सभी चीजों पे इस कानून बनने जब आएगा तो इन सभी चीजों पे रोक लगेगी। हमारी नीयत साफ है कि उत्तराखंड की जमीनों का किसी प्रकार से भी दोहन ना हो, हनन ना हो, यहाँ की प्रत्येक जमीन यहाँ के काम आए और यहाँ की जो सशक्त एक परिपाटी रही है कि उत्तराखंड अपने जो एक सांस्कृतिक भाव के लिए जाना जाता है उस सांस्कृतिक भाव को मजबूत करे। और यहाँ का तो मैं कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक तो उत्तराखंड की देवभूमि है जो धरा है उसको पूजता है और यही कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो है मार्गों से जुड़ा हुआ है, सीमाओं से जुड़ा हुआ है और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं एक पर्वतीय क्षेत्र भी है, तो ऐसे में जल जंगल जमीन इसको बचाना सरकार के लिए चुनौती तो हो ही सकती है और इसको लेकर अब कानून बना रहे हैं, संशोधन आप लोगों की तरफ से किए जाते हैं। हमें विपक्ष की प्रतिक्रिया लेते हैं। सर शिषपाल बिष्ट जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो संशोधन सरकार की तरफ से किया जा रहा है, स्वागत करते हैं आप इस फैसले का? शिषपाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? सर हेलो, राजेश जी, आ रही मेरी आवाज? जी सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि सरकार भू कानून में लेकर किसी तरह का संशोधन करने जा रही है और सख्त यदि होने जा रही है, तो क्या सरकार के इस फैसले का आप स्वागत करते हैं? विपक्ष कैसे देखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं राजेश जी। जो ये संस्तुतियां 23 संस्तुतियां जो एक समिति ने ये भू कानून के लिए जो इन्होंने समिति बनाई थी उसने जो सौंपी मुख्यमंत्री को, उसको जैसे इन्होंने रिपोर्ट सौंपी इन्होंने वो रिपोर्ट सार्वजनिक भी कर दी, क्योंकि सार्वजनिक करने से पहले इनको तमाम विपक्ष के लोगों की आपत्तियां उस पर लेनी चाहिए थी, कैबिनेट में उसको रखना चाहिए था और उसको विधानसभा के पटल पर भी नहीं रखा गया और उसको सार्वजनिक जिस तरीके से सरकार ने किया, तो सरकार जो यहाँ भर्ती घोटाले में फंसी हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के प्रपंच कर रही है। और जो 23 संस्तुतियों में राजेश जी राज्य हित की कोई भी संस्तुति नहीं है। आप देखिए भू कानून के अंदर जो इन्होंने नए रास्ते तलाशे हैं कि राज्य की जमीनों को किस प्रकार से भू माफियाओं को और उद्योगपतियों को लुटवाया जा सके। जो 2018 में 6 दिसंबर में त्रिवेंद्र सरकार राज्य में एक नया भू कानून लेके आई, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन जो विनाश और जो है भूमि व्यवस्था अधिनियम में संशोधन किया था, धारा 143 को और 154 में जो इन्होंने परस्पर दो जोड़ा
और उससे जो है राज्य में उद्योग के नाम पर, पर्यटन के नाम पर, जो है उद्यानिकी के नाम पर तमाम तरह के प्रावधान करके कि हम इस नाम पर निवेश लाएंगे राज्य के अंदर। और इन्होंने राज्य को छलने का काम किया। केवल अपने जो पूंजीपति मित्र हैं उनको राज्य की बेशकीमती जमीनें लुटवाने का काम किया। आप देखिए 4.5 सालों में राजेश जी ये दावा कर रहे हैं कि राज्य के अंदर कहां निवेश आया धरातल पर, कहां उद्योग लगे धरातल पर। आप देखिए राजेश जी, 1 मिनट में बात कंप्लीट होने दीजिए। कहां राज्य के अंदर उद्योग लगे ये दावा कर रहे हैं। केवल कुछ धार्मिक संगठनों के नाम पर, जैसे उस समिति में कही है। अब वो कौन से धार्मिक संगठन है, संस्थाएं जिनको राज्य की कीमती जमीनें लुटवाई गई। 2 साल के अंदर अगर आप उस लैंड यूज का, अगर भूमि के भू उपयोग का जो है उपयोग नहीं करते तो उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब उसको 3 साल कर दिया गया है। तो क्या ऐसे आप राज्य की जनता को ठगेंगे? ये राज्य के हितों की अनदेखी करेंगे? तो ये इसमें कुछ नया नहीं है, नए रास्ते तलाश रहे हैं किस प्रकार से अपने उद्योगपति मित्रों के हितों को साधे। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो धार्मिक समितियां हैं, जो धार्मिक स्थल बनाए जाते हैं, उन पर रोक लगाने की सरकार की तरफ से तैयारी है और सरकार यहाँ पर निवेशकों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कर रही। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है शिषपाल बिष्ट जी के इस तरह से जमीन का दुरुपयोग नहीं होगा। ये नहीं कह रहे हैं कि निवेश को रोकेंगे, लेकिन जमीन का दुरुपयोग भी नहीं होने देंगे। राजेश जी 1 मिनट, आप मेरी बात को शायद ढंग से नहीं समझे। मैं कह रहा हूं इन्होंने जो धार्मिक संस्थाओं को जमीनें बेची हैं, जो उस समिति की रिपोर्ट कह रही है कि जिलाधिकारियों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। अब जो है अनुमतियां शासन से दी जाएंगी, तो जिलाधिकारी इसका मतलब गलत संसूचना कर रहे थे, गलत लोगों को अनुमतियां दे रहे थे, क्योंकि उसका लाभ अभी देखने को नहीं मिला जिसकी बात की। तो इसमें जिलाधिकारी की गलती थी, अब ये शासन स्तर पर होगा। संगठन है, कहाँ शासन स्तर पे होगा, तो मतलब पहले भी चोरी हो रही थी, अब भी ठीक है, वही मतलब है ना आपका, जिलाधिकारी की गलती है और अब ये शासन स्तर पर करवाने जा रहे हैं। जी राजेश जी, कोई राज्य हित नहीं इसमें, केवल ये राज्य के लोगों को फिर से बेवकूफ बनाने के लिए संस्तुतियां हैं, उसमें कुछ नया है ही नहीं। अब हिमाचल का जो हवाला ये दे रहे हैं, हिमाचल में तो जो बहु अधिनियम में, वहां हिमाचल टेंडेंसी एक्ट में धारा 118 के अंतर्गत हिमाचल से बाहर का कोई व्यक्ति 1 इंच जमीन नहीं ले सकता। वहां निवेश कर सकता है अगर उद्योग में वो करना चाहे, लेकिन वो उसमें पार्टनर तो हो सकता है, लेकिन जमीन उसके नाम नहीं होती है। जमीन वहां राज्य के व्यक्ति के नाम ही होगी। ऐसे प्रावधान इसमें नहीं है राजेश। सतवीर सिंह जी, क्या हिमाचल की तर्ज पर ही यहाँ पर उत्तराखंड में भी कानून बनेगा? क्योंकि जो समिति आप लोगों की तरफ से बनाई गई, उस समिति में जो सचिव है, जो अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष जो है वो हिमाचल के ही रहने वाले हैं और उन्होंने ही उसकी अध्यक्षता की है। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आपके कानून में जो भी संशोधन होंगे वो हिमाचल की तर्ज पर होंगे। और शिषपाल बिष्ट जी ने भी अभी ये सवाल उठाया। राजेश जी 30 सेकंड में शिषपाल जी की बात का जवाब दे देता हूं। हिमाचल का इन्होंने उदाहरण दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि शिषपाल जी अगर अपडेट होके आते तो ये किस प्रकार से इन्होंने बोला कि बाहर का कोई भी व्यक्ति हिमाचल में 1 इंच जमीन नहीं ले सकता। आप देख लीजिए प्रियंका गांधी का किस प्रकार से हिमाचल में कितना बड़ा बंगला है, क्या वो वहां की निवासी है? तो थोड़ा सा अपडेट होके आया करिए, तब अपनी बात रखा करिए, नहीं तो आपके नेता फंस जाते हैं आपके ही जाल में और उनको बयान देना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाहर आके कि हमारे प्रवक्ता जाके क्या बोल जाते हैं। तो मैं दूसरा राजेश जी ये कहता हूँ कि थोड़ा ये इनको होमवर्क करके आना चाहिए घर से कि हमें क्या बोलना है और अपने नेताओं को कैसे बचाना है, कैसे नहीं बचाना है, कि जिस प्रकार से उन्होंने अकृत्य की है। और मैं कहना चाहूंगा कि राजेश जी जो थोड़ा अखबारों के माध्यम से, सतवीर जी माइक पे से हाथ हटाकर थोड़ा सा आप बोलेंगे तो आवाज आपकी स्पष्ट मुझे सुनाई देगी। राजेश जी मुझे भी नहीं सुनाई दे रही। ठीक है सर, थोड़ा सा माइक पर से हाथ अपना अलग कर बात कीजिए, माइक को करीब रखें। क्या है, स्पष्ट आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? सर अपना हाथ जो है आप माइक पर से हटाइए सर, और माइक को थोड़ा सा करीब लाइए। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी बोलिए सर। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको पहले मेरा वक्तव्य सही से नहीं सुन पाए होंगे तो मैं कहना चाहूंगा शिषपाल जी ने हिमाचल का उदाहरण चलिए मैं दुरुस्त करवाता हूँ आपकी आवाज। मैं जब तक मुकेश जी के पास जा रहा हूँ, मुकेश जी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ सर, सतवीर जी आपके पास लौट कर आता हूँ, वापस आ रहा हूँ। मुकेश जी आपके पास आऊंगा। सर आप कैसे देखते हैं सरकार का ये फैसला है, यदि जल जंगल जमीन इनको बचाने की सरकार की तरफ से कवायद की जा रही है, तो विपक्ष के नाते कांग्रेस तो हमलावर है ही, आम आदमी पार्टी इस फैसले को कैसे देखती है? अगर सरकार संशोधन करने जा रही है तो इस संशोधन में आपको किस तरह की खामियां नजर आ रही है? देखिए राजेश जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये
आज से नहीं है। जब इसे पहाड़ी राज्य की मांग हुई थी और जब से 2000 से ये अपने अस्तित्व में आया, इसके लिए बहुत आंदोलन हुए, लोगों ने बहुत बलिदान दिया अपना, तब ये उत्तराखंड राज्य को मिला है। और ये शुरुआत से ही इसकी मांग हो रही थी कि जैसे हिमाचल का कानून है उस तरीके से कोई सख्त ऐसे कानून बनाए जाए। क्योंकि मैं आपको यहाँ से मेन इसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है मैं उस पर बात करता हूँ। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि 65% यहाँ पर पहाड़ और जंगल है, 33% पे लोग यहाँ पे रहते हैं, आबादी। जब हमारे यहाँ पे शुरुआत में इसका गठन हुआ था, जब सरकार अस्तित्व में आई थी, तो उसने बाहरी जो भी यहाँ पे पहले से रह रहे हो या बाद में आए हों, उनके लिए जो 500 वर्ग मीटर की एक सरल स्कीम दी थी कि जो भी होगा 500 वर्ग मीटर वो जमीन ले सकता है, अपना घर आवास जो भी बनाना हो बना सकता है। उससे ज्यादा बाहरी व्यक्ति जगह परचेस नहीं कर सकता। लोगों ने अलग अलग नामों से, एक ही परिवार के कई लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टियां, बहुत सारी जमीनें बनाई। उसके बाद जब खंडूरी सरकार आई तो उसने इसकी जो है सीमा घटा के 500 से उसको 250 पे लेके आई। अब उसके बाद जो है 2018 में आप देखिए त्रिवेंद्र सरकार आती है भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने क्या किया कि एक उद्योग के नाम पे हमारे यहाँ पे एक सेमेस्टर मीटिंग भी इन्होंने रखी थी, जिसमें 85,000 करोड़ रुपए का निवेश बताया। वो बताया बहुत सारा इसमें ये हुआ कि भाई पहाड़ी राज्य, बहुत सारा उद्योग लगेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन पे रोक लगेगी, इस तरीके से बहुत सारी स्कीमें लेके आए। और इन्होंने एक उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम एक्ट जो 1950 है उसमें बदलाव करके 143 में इन्होंने उद्योग लगाने के नाम पे इतनी जो है यहाँ की जो कृषि जमीनें हैं उसकी बंदरबाट शुरू कर दी। लोगों ने बहुत सारी चीजों में इन्होंने अनाप शनाप तरीके से, जो धन्ना सेठ हैं, जो भूमाफिया हैं, उन्होंने छोटे छोटे उद्योग दिखा के, बहुत चीजों को दिखा के इन्होंने एजुकेशन के नाम पे, चिकित्सा के नाम पे तमाम भूमि जो है आवंटन करवा ली। अब आज स्थिति यह है कि एक छोटा सा राज्य, उसमें एक 1/3% जो है भूभाग है जिसमें आवासीय या हम लोग उद्योग या जो भी है उसकी विकास कर सकते हैं, बाकी रिजर्व चीजें हैं। उसके बावजूद जो है आज ये स्थिति है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार के मुख्यमंत्री ने करा। आज जब एक ये 80 पन्ने की जो एक रिपोर्ट आई है, सिर्फ ये उलझाने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे SSST के मामले चल रहे हैं, बैकडोर भर्ती का मामला जो है विधानसभा से चल रहा है, ये केवल उलझाने, क्योंकि अभी इसमें बहुत चीजें हैं। अभी ये विधानसभा पटल पे जाएगा, बहुत लोगों से इसकी राय ली जाएगी, अभी इससे बहुत देरी है। मगर हमारी सरकार ने क्या किया कि इसको सार्वजनिक, एक ऐसा उसका सार्वजनिक कर दी रिपोर्ट कि उस पे बहस हो रही है, हम मीडिया में इस पे चर्चा कर रहे हैं, जबकि अभी तक इस पे कुछ भी नहीं है, जीरो है। आज की डेट में अभी ये कब इस पे लागू करेंगे, क्या चीज लेके आएंगे, ये भी बहुत दूर की कौड़ी है। मगर सिर्फ ये है कि एक बातों में उलझाने वाली बात है। और दूसरी रही बात, जो 2018 से जो इन्होंने उद्योग के नाम पे या उस तरीके के नाम से जो धन्ना सेठों ने या भूमाफियाओं ने जमीनें कब्जा कर रखी हैं, किसी ने चिकित्सा के नाम पे वहां पे कोई दूसरी चीजें कर रहे हैं, जो भी जिनके नाम से अलॉटमेंट हुई है, जो भी लिए हैं, उसके बारे में क्या ये सख्त कदम उठाएंगे उनसे जो यहाँ हमारे उत्तराखंड की भू का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा एक्शन होगा या आने वाले समय में। कानून रिपोर्ट सार्वजनिक करने से तो नहीं बनेगा, ये कैबिनेट पे जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये आरोप लग रहा है दोनों तरफ से कि आप लोगों ने ये पहल कर दी है, मुद्दे से भटकाने की एक कोशिश है। रुक जाइए मुकेश जी, मुद्दे से भटकाने की एक कोशिश है। और दूसरा गंभीर आरोप यहाँ पर यह भी है कि 2018 का त्रिवेंद्र सरकार के समय का दोनों ही दल यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, वहां पर निवेशकों को फायदा पहुंचाने के लिए जमीनों का बड़े स्तर पर बंदरबाट किया गया। सर, कई गंभीर आरोप है, इसके जवाब दे दीजिए मुकेश जी, उसके बाद आऊंगा। सर रुक जाइए, आप ही के सवालों के जवाब ले रहा हूँ। सत्यवीर जी, अब मेरी आवाज आप तक प्रॉपर आ रही है? जी हाँ, मैं राजेश जी कहना चाहूंगा कि पहले जो शिवपाल जी का जो जवाब था कि हिमाचल के तट पर यहाँ पर किए जा रहे हैं और हिमाचल के ही उनको उसकी कमेटी में सम्मिलित किया गया है, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि अगर हिमाचल का उदाहरण दे रहे हैं तो इनको अपने पहले नेताओं का ये देख के ब्यौरा लेके आना चाहिए कि उनकी संपत्तियां कितनी हिमाचल के अंदर है। इनकी जो महासचिव है पार्टी की प्रियंका गांधी, जो कि यूपी की मुख्यमंत्री बनने के लिए आतुर थी, और जनता ने क्या आशीर्वाद दिया वो सबको पता है। अरे विषय पर बात हिमाचल के अंदर उनका ही कितना बड़ा बंगला है, आप देख लीजिए जिला दीक्षित का कितना बड़ा बंगला है, वो उनके परिवार का। तो मैं कहना चाहूंगा कि अपने
नेताओं को फंसाने का काम ना करें। उनको बेचारों को तमाम आदमी रोज मीडिया से सवालों का जवाब देना पड़ता है कि आप अपने ही बयानों में क्यों फंसते जा रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये हमने जब से इस राज्य का गठन भी हमने ही किया और राज्य की भावनाओं के अनुरूप ही हमने इस राज्य का दर्जा अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और इसको स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा दिया था वो भी दर्जा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। हम इस राज्य में जब जब सत्ता में आए हैं हमने वो कार्य किए हैं जो उत्तराखंड के हित में और उत्तराखंड की जनता जो अपने लिए चाहती है। हमने आज अपने आत्महित के लिए एक भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि उत्तराखंड को शर्मसार होना पड़े। हमने चाहे वो NH4 का घोटाला हो, जिस प्रकार से उसमें करप्शन किया गया था और किसानों की जमीनों को लैंड में कन्वर्ट किया गया था, हमने ही वो कोर्ट तक पहुंचाया। उसके बाद अधिकारियों को सस्पेंड कराया और 20 करोड़ से अधिक किसानों ने संपत्ति जमा कराई, जिससे कि राज्य के खजाने को लाभ हुआ। मैं कहना चाहूंगा बात करूँ तो उसी समय जो चुनाव हुए थे उसमें किस प्रकार से उन तमाम उद्योगपतियों ने उनको पैसा दिया था जो कमर्शियल लैंड कन्वर्ट किया था किसानों का। और मैं कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के अंदर देख लीजिए, अगर किसी ने नहीं, ये जो आरोप है कि उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जमीनों का आवंटन किया गया, उनकी बंदरबांट की गई, ठीक। अब यदि अवैध कब्जे वहां पर हैं, इनको हटाने के लिए क्या सख्त कानून बनाए जाएंगे? बना हुआ आया था सतवीर जी, अगर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आपने अपने उद्योगपति मित्रों को लिए यहाँ पर आवंटित की जमीनें और जिस तरह का बंदरबांट हुआ है, अब जो कब्जे हैं, अवैध कब्जे हैं, उनको हटाने के लिए किस तरह का सख्त कानून यहाँ पर बनाया जाएगा, कैसे निपटेंगे? जो मैंने अखबारों के माध्यम से राजेश जी पढ़ा है, मैं एक दो पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ। एक उदाहरण के लिए कहना चाहूंगा कि अगर इंडस्ट्रियल के लैंड दिया जाता है, अगर उसकी सीमा अगर 2 साल है तो उसको 2 साल के ही अंदर वहां पर उद्योग लगाना होगा। विशेष परिस्थितियों में उसको मुझे लगता है कि 1 साल दिया जाएगा। तो जब इस प्रकार के कड़े कानून बनाए जाएंगे, चलिए ठीक है, अभी इसका मसौदा बनेगा, मसौदा बनने के बाद कैबिनेट में जाएगा और उसके बाद इस पर मोहर लगेगी। शिषपाल बिष्ट जी, ठीक है, आरोप लगाना आसान है, लेकिन यहाँ पर सतवीर सिंह जी का यह भी कहना है जब आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया। यहाँ पर धामी सरकार ने यह वादा किया था कि वो जल और जंगल और ज़मीन बचाएंगे और इस तरह के कानून में संशोधन लेकर आएंगे। जनता से वादा किया गया था और इस वादे को पूरा कर रही है सरकार, तो इस पर अब आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? उनका ये कहना है आपकी सरकार के समय तो आपने कुछ भी नहीं किया उत्तराखंड वासियों के लिए। देखिए राजेश जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत बन गई, जो पार्टी के एजेंडे पे कुछ भी कहते हैं वो समझते हैं कि हम कोई भी एजेंडा प्रदेश की जनता पर थोपेंगे और जनता आंख बंद करके विश्वास करेगी। आप देखिए राजेश जी, 2003 में NT तिवारी जी की सरकार में जो है ये उत्तर प्रदेश जो है जमींदारी विनाश अधिनियम में संशोधन किया गया था और उसमें तब ये प्रावधान किया गया था कि राज्य से बाहर का कोई भी व्यक्ति एक मकान बनाने के लिए 500 वर्ग जमीन यहाँ पर ले सकता है। खंडूरी सरकार ने 2008 में उसमें परिवर्तन करके वो 250 गज तक जो है सीमित कर दिया और इन्हीं की सरकार त्रिवेंद्र रावत जी की प्रचंड बहुमत की 57 विधायकों की सरकार जो है यहाँ पर ये जो है संशोधन लेके आई कि यार राज्य में कोई भी जो है लूट मार कर सकता है जमीनों की। अब आप बताइए, इन्होंने ये किया 4.5 सालों में जो है यहाँ पर जो हाय तौबा मची, जो बंदरबांट हुई है, क्योंकि इनकी समिति की रिपोर्ट कहती है कि जिलाधिकारियों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। अभी आप देखिए कैसे लोगों को इन्होंने जमीनें दी हैं। क्या सरकार इसको सार्वजनिक करेगी? क्या जिलाधिकारियों से ये रिपोर्टें मांगी गई हैं कि इन 4.5 सालों में किन किन संस्थाओं को, किन किन उद्योगपतियों को जल्दी से जवाब जिलाधिकारियों ने घपला किया? 1 मिनट, कार्रवाई होनी चाहिए। सत्यवीर जी, शिषपाल बिष्ट जी जो कह रहे हैं, कौन है वो जिलाधिकारी? यही वजह है जो शासन को अपने हाथ में लेना पड़ा। इसमें जिलाधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट खत्म होगा। मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ, हम संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत काम करने का काम करते हैं, हम कमजोर करने का कभी काम नहीं करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा हो कि इमरजेंसी का कालखंड हो और उत्तराखंड के अंदर जब मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर आंख बंद करके किस प्रकार से हरीश रावत का वक्तव्य आता है, उस समय किस प्रकार से कहते थे। चलिए समय खत्म होता है, ठीक है, माफी चाहूंगा। राजेश जी पूरा जवाब नहीं दे पाए मैं। ठीक है, जल्दी से देखिए राजेश जी, मैं कह रहा हूँ कि इनकी मंशा, सरकार की मंशा नहीं है राज्य के हित के कोई फैसले लेने की। सरकार नहीं चाहती कि यहाँ पर जो है
सख्त भू कानून बने, इसीलिए लीपापोती हो रही है और नियमों को घुमा फिरा करके जो है बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर विपक्ष जो है अब इनकी जो है पोल पट्टी खोल के रहेगा और हम इनको इनकी मनमानी करने नहीं देंगे। आपको लगता है तो आप आवाज बुलंद कीजिए, मुखर हो जाइए इस मुद्दे पर। यही तो विपक्ष की भूमिका है कि यदि सरकार कुछ गलत करने जा रही है तो सरकार के सर पर बैठकर काम कौन करवाता है? विपक्ष। आप उस भूमिका को निभाइए, विधानसभा राह पर लेकर आइए। विधानसभा में इसको रखेंगे तो हम विधानसभा में बिल्कुल पुरजोर विरोध करेंगे। अगर कहीं सड़क पर उतरना पड़े तो हम उतरेंगे, लेकिन इनकी मनमानी नहीं करनी। जी ठीक, निश्चित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब आपको बता दें कि उत्तराखंड में सरकार है वो भू कानून को लेकर जो है एक बार फिर सख्त होती हुई नजर आ रही है और ये मुख्यमंत्री धामी का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जल, जंगल और ज़मीन को बचाने की कवायद तेज़ है, सख्त कानून बनाएंगे, किसी भी तरह का अवैध कब्जा नहीं होगा। और ये बात और उन्होंने कही, हालांकि निवेश को नहीं रोका जाएगा, रोजगार के अवसर बाकायदा मिलेंगे। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से कानून में संशोधन होता है तो क्या कुछ इसमें नया देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।